So, hello, dear students. In last class, we were doing the analysis of class 10th ICSC Board 2026 board exam question paper. We have solved up to question 6. We were solving section B problems. Today, we will see problem number 7, 8, and 9. These are the three problems which were left. So, first, we will see question number 7. As you can see on the screen, this question number 7, they have asked from the machine chapter. So students, uh, question is like this: to lift a load of 30 kg up, Suhas uses a single fixed pulley while Radha uses a single movable pulley. The displacement of efforts in both the cases are equal. In an ideal situation, calculate the ratio of the effort in the two cases, the potential energy gained by the loads in the two cases, and in C part, they are asking to calculate the efficiencies in the two cases. So, students, uh, in this problem, single fixed pulley is being used by Suhas and single movable pulley is being used by Radha. So, students, let me upload the diagrams of single fixed pulley and single movable pulley. Let me upload. As you can see, this is the diagram of a single fixed pulley. As you can see, in this axis of rotation remains fixed at its point. Uh, so, students, in single fixed pulley, you have in single fixed pulley, single fixed pulley, single fixed pulley. अब देखो सिंगल फिक्स्ड पुली में मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है। ये हमने क्लास में कैलकुलेट किया था। ये 1 के इक्वल आता है एंड वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल आता है। एंड स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना होता है, लोड अपॉन एफर्ट। और स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंगल फिक्स्ड पुली के लिए मैं एफर्ट जो है इवन से डिनोट करूंगा। सो हियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एडवांटेज 1 है और लोड कितना है, 30 kgf दिया हुआ है। देन एफर्ट we can easily calculate, and students, if you will calculate effort, it will come out to be 30 kgf। तो एफर्ट जो है हमारा वो 30 kgf आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सू फॉर सिंगल मूवेबल पुली। ये सिंगल फिक्स्ड पुली था। एंड फॉर सिंगल मूवेबल पुली, लेट मी अपलोड द डायग्राम। नाउ स्टूडेंट, दिस इज सिंगल मूवेबल पुली। अब देखो सिंगल मूवेबल पुली में क्या होता है। सिंगल मूवेबल पुली में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है आपका इन सिंगल मूवेबल पुली, मैकेनिकल एडवांटेज ये 2 होता है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 होता है। एंड स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। तो हियर, यहां पे मैं एफर्ट को E2 से रिप्रेजेंट करूंगा और सिंगल मूवेबल पुली के लिए। तो E2 किसके इक्वल हो जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। और यहाँ पे लोड जो है क्वेश्चन में गिवन 30 kgf है और मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल मूवेबल पुली के लिए 2 आता है। सो हियर इट विल कम आउट टू बी 15 kgf। स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एफर्ट्स जो है दोनों केसेस में कैलकुलेट करना था, सिंगल फिक्स्ड पुली में एंड सिंगल मूवेबल पुली में। तो सिंगल फिक्स्ड पुली में जो हमारा एफर्ट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 30 kgf, एंड सिंगल मूवेबल पुली में हमारा एफर्ट जो आ रहा है वो 15 kgf आ रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एफर्ट्स इन द टू केसेस। अब सेकेंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द लोड्स इन टू केसेस। स्टूडेंट विल प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो बी पार्ट। So now students, potential energy, it is equal to mgh, where m is mass of a body, small g is acceleration due to gravity, and h is the height of an object raised above a reference point or below a reference point. So students, here load is given, और लोड कितना है 30 kgf है। लोड जो है 30 kgf है। और स्टूडेंट्स इस 30 kgf को अगर हम ब्रेक करेंगे सो हियर इट विल कम आउट टू बी 30 kg इनटू स्मॉल जी। और स्टूडेंट्स इफ वी विल डिफाइन 30 kgf फोर्स, इट इज द फोर्स exerted by a gravity on a body of mass 30 kg। kgf क्या होता है? किलोग्राम फोर्स। इट इज द फोर्स exerted by a gravity on a body of mass in किलोग्राम। और इसे हम राइट करते हैं m इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम क्या? मास है। इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। और स्मॉल जी क्या है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों यूनिट्स को, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये किसको इक्वल आएगा? न्यूटन के इक्वल आएगा। तो ये क्या है? इट इज अ फोर्स। इज दिस क्लियर? एंड इट इज इक्वल टू एम इंटू जी। सो हियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा है वो क्या है? एम इंटू जी इंटू एच है। इज दिस क्लियर? एम इंटू जी इंटू एच है। तो स्टूडेंट्स लोड गिवन है, लोड गिवन है केजीएफ में, तो वो क्या हो गया? एम जी हो गया। और फिर क्या स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करना है? फिर ये हमें हाइट देखना है। हाइट क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ, इन केस ऑफ लोड, इज दिस क्लियर? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लोड। So that is your H. So students, in this way we will write the potential energy. So students, we'll proceed for the next step. Here potential energy is, here potential energy is load into displacement of load, displacement of load, displacement of load, displacement of load. Now students, फिक्स्ड पुली में क्या होगा? इन फिक्स्ड पुली में क्या होगा? लोड जो है कितना डिस्टेंस मूव करेगा? स्मॉल डी डिस्टेंस मूव करेगा। इज दिस क्लियर? तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा फिक्स्ड पुली में? लोड इनटू डी, वेयर डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लोड, डिस्टेंस थ्रू विच लोड विल मूव। तो हियर स्टूडेंट्स इट विल कम आउट टू बी, लोड कितना गिवन है? 30 kgf है। 30 kgf इंटू डी। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ फिक्स्ड पुली। अब स्टूडेंट्स मूवेबल पुली में हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मूवेबल पुली कितना, मूवेबल पुली में लोड जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? लोड जो है डिस्टेंस d/2 जो है मूव करेगा। वाई लोड विल मूव डिस्टेंस d/2? बिकॉज पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग होती है वो जो है मूवेबल पुली में डिस्टेंस d/2 मूव करती है, इसलिए लोड भी जो है कितना डिस्टेंस मूव करता है? d/2। तो हियर स्टूडेंट्स वी विल राइट द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मूवेबल पुली में
P dot E2, it will be equal to L into D by 2. तो ये कितना आएगा, लोड जो है 30 kgf है, सो हियर इट विल बिकम 15 kgf into D. So this is all about the potential energy gained by the loads in two cases. पहले में कितना आ रहा है, 30 kgf into D आ रहा है, एंड सेकंड में 15 kgf into D. अब सी पार्ट में क्या कैलकुलेट करना था आपको, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना था इन द टू केसेस. Students, you have to calculate the efficiency in the two cases. C part. So we'll proceed for C part. So in C part, efficiency, it is equal to mechanical advantage upon velocity ratio. Now we will first we will calculate for single fixed pulley, for single fixed pulley, single fixed pulley, fixed pulley, for single fixed pulley. So students, efficiency is equal to mechanical advantage 1 and velocity ratio is also 1. So here it will come out to be 1 or 100%. Now students, next we will calculate efficiency for single movable pulley. So for single movable pulley, single movable pulley, here it will come out to be efficiency is equal to मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया है 2, वेलोसिटी रेशियो भी 2, तो हियर इट विल बी 1 और 100%. स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी जो है 100% आ रही है. So this was the solution of this problem. Now we will see next question. Now student, in next problem, they are asking, one end of a plastic foot ruler is held tightly at the edge of a table and the other end is plucked. Name the vibration produced in the ruler. So students, ruler है, प्लास्टिक फूट रूलर है, और जस्ट उसका वन एंड जो है एज ऑफ द टेबल से हेल्ड है टाइटली, एंड अदर एंड को हम क्या कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं. तो इसमें स्टूडेंट्स इट विल कंटिन्यू टू वाइब्रेट. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नेचुरल वाइब्रेशन भी होगा, नेचुरल वाइब्रेशन भी होगा, नेचुरल वाइब्रेशन होगा. बट स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ने डैम्प वाइब्रेशन दिखाया, तो इट विल डिपेंड ऑन द एग्जामिनर. एग्जामिनर एयर में जो रेसिस्टेंस है उसको कंसिडर करता है या नहीं. अगर एयर में रेसिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे तो मोशन जो है कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो ये डैम्प वाइब्रेशन में आ सकता है. बट स्टूडेंट्स इट विल डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई विल गो विद नेचुरल वाइब्रेशन. Now students, in B part, they are asking, now the ruler is pushed inside partially and plucked again from its free end. State with the reason whether the frequency of vibration uh, increases or decreases. So students, अब देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ रहा है, रूलर को पुश कर दिया गया इनसाइड पार्शियली एंड प्लग्ड अगेन फ्रॉम इट्स फ्री एंड. They are asking to state a reason whether the frequency of vibration increases or decreases. So now students, frequency of vibration will increase when the length is shorter, because जो frequency और length में जो relationship होता है, your frequency is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो अगर लेंथ शॉर्टर होगी तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज करें. तो विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट प्रॉब्लम, can see this is from sound chapter. Now student, the question is like this,
persons A and B are standing in front of a cliff in the same line 170 meter apart. You can see as shown in the diagram, person B fires the gun and hears the echo in 3 सेकेंड. पर्सन बी गन को फायर कर रहा है और उसी इको जो है 3 सेकेंड में सुनाई दे रहा है. देन पर्सन ए स्टैंडिंग इन फ्रंट द पर्सन बी फायर्स द गन और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इट इज गिवन 340 मीटर पर सेकेंड. You have to calculate the distance of person B from the cliff. पर्सन बी का डिस्टेंस जो है क्लिप से वो आपको कैलकुलेट करना है. एंड इन सेकेंड द मिनिमम टाइम इन विच द बी हियर्स द गन शॉट फायर्ड बाय ए. So students, we'll proceed for the solution of this problem. So students, ये clip क्या है? It is just like an obstacle. और यहाँ जब साउंड जो है यहाँ इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, फिर ई को सुनाई देगा. So first students, we will calculate first part. In first part, you have to calculate the distance of person B from the cliff. Cliff से person B का जो distance है वो हमें क्या करना है, calculate करना है. So students, you know the one relationship, that is distance from the obstacle, D is equal to VT by 2. VT by 2. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है साउंड का, वो कितना है 340 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना है दिया हुआ है 3 सेकेंड दिया हुआ है. टाइम इज 3 सेकेंड एज यू कैन सी इन द प्रॉब्लम. तो पर्सन बी फायर्स द गन एंड हियर्स द इको इन 3 सेकेंड. 3 सेकेंड में उसे क्या हो रहा है, इको सुनाई दे रहा है. एंड अपॉन 2. तो स्टूडेंट्स, इट विल गेट कैंसिल, कन्वर्ट टू बी 170 और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा. आपको यूनिट भी राइट करना है और अगर यूनिट करेक्ट आ रहा है तो इट मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो हियर इट विल बी 510 मीटर. तो पर्सन बी का क्लिप से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया और ये कितना आ रहा है 510 मीटर. तो दिस क्लिप से डिस्टेंस कितना आ गया 510 मीटर. नाउ इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम टाइम इन विच बी हियर्स द गन शॉट फायर्ड बाय ए. यहां पे जो प्रॉब्लम में पूछ रहा है, प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, द मिनिमम टाइम इन विच द बी हियर्स द गन शॉट फायर्ड बाय ए. अब देखो ए जो है गन शॉट फायर कर रहा है. इज दिस क्लियर? अब ए का क्लिप से डिस्टेंस कितना है 340 मीटर है और ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 170 मीटर है. सो स्टूडेंट्स, ए गन शॉट फायर करेगा, जो ओरिजिनल साउंड होगी वो जो है पहले सुनाई देगी बी को और ये इको से पहले होगा. बिकॉज क्या है, इको के लिए क्या है, यहाँ पे ए जो है गनशॉट को फायर किया, देन इट विल ट्रेवल 340 मीटर. ये जो डिस्टेंस है क्लिप से ए तक का, ये कितना है 340 मीटर. 510 माइनस 170, ये कितना आएगा 340 मीटर आएगा. सो इंसिडेंट 340 मीटर इंसिडेंट फिर रिफ्लेक्ट होगी तो इसमें क्या कर रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा. इसलिए जो है ओरिजिनल साउंड जो है बी को, गन शॉट फायर्ड बाय ए, ये जो है पहले सुनाई देगा बी को. सो स्टूडेंट्स, हियर वी विल कैलकुलेट द मिनिमम टाइम इन विच बी हियर्स द गन शॉट फायर्ड बाय ए. तो ये क्या हो जाएगा, टाइम के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम सिंपल डिस्टेंस स्पीड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे. सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब देखो डिस्टेंस कितना है 170 मीटर है, स्पीड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड है. तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और ये बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे हमारा टाइम जो है निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 0.5 सेकेंड. तो 0.5 सेकेंड बाद जो है बी को सुनाई देगी गन शॉट फायर्ड बाय ए. दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ स्टूडेंट्स, इन बी पार्ट they are asking
fill in the blanks. The echo is softer, less loud than the original sound due to decrease in amplitude. यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, बिकॉज लाउडनेस ऑफ ए साउंड किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड. So this was the solution of problem number 7. Now come to question number 8. अब 8 में क्या पूछ रहा है, बल्ब दिया हुआ है, बल्ब ए रेटेड 160 वॉट 40 वोल्ट, एंड बल्ब बी रेटेड 40 वॉट 40 वोल्ट are connected as shown in the diagram. In A part, you have to calculate the ratio of V1 is to V2. And in B part, if the bulb A fuses, the current in the circuit remains the same. You have to state true or false. तो पहले हम just V1 और V2 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स. अब देखो यहाँ पे we will solve question number 8. Question 8. अब पावर, वोल्टेज एंड करंट का रिलेशनशिप होता है P इक्वल टू V इंटू आई. अब स्टूडेंट्स हमें क्या पता है, यहाँ पे वोल्टेज पता है और पावर पता है. इज दिस क्लियर? तो हम इसे रेसिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर, सो हियर इट विल V स्क्वायर बाई आर, और ये R इसके इक्वल हो गया V स्क्वायर बाई पी. और स्टूडेंट्स हम बल्ब ए का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो उसको मैं डिनोट करूंगा R1 से. R1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1. अब देखो V स्क्वायर दिया हुआ है, V दिया हुआ है 40 वोल्ट, तो 40 × 40 वोल्ट. और पावर जो है फर्स्ट बल्ब को कितना दिया हुआ है, 160 वॉट, तो ईयर इट विल बी 160 वॉट. तो ये क्या हुआ, 4 टाइम्स एंड 4 10. तो रेसिस्टेंस कितना आ रहा है बल्ब ए का, इट इज कमिंग आउट टू बी 10 ओम. तो ना अब नेक्स्ट में सिमिलरली वी विल कैलकुलेट रेसिस्टेंस फॉर बल्ब बी. तो R2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P2. V वोल्टेज दिया हुआ है 40 × 40, और पावर कितना दिया हुआ है, द प्रॉब्लम इट इज 40 वॉट. 40 वॉट, यहाँ पे 40 से 40 विल कैंसिल आउट, और यहाँ पे 40 ओम बचेगा. तो रेसिस्टेंस और बल्ब बी ये कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 40 ओम. अब स्टूडेंट्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज का रेशियो कैलकुलेट करना है बल्ब ए और बल्ब बी का. तो V1 इज टू V2 हमें कैलकुलेट करना है. तो V1 कितना आ गया, I R1. बिकॉज देखो ये क्या है, यहाँ पे जो दो बल्ब्स हैं ये जो है सीरीज में कंबाइन है, बिकॉज एंड टू एंड कनेक्शन है, तो करंट जो है यहाँ पे सेम रहे. तो करंट जो है हमने ये कंसिडर किया बल्ब ए एंड बल्ब बी में, I करंट इज फ्लो. तो ये कितना हुआ, I R1 मीन्स इट इज इक्वल टू R1 कितना आया था, 4 ओम आया था ना, तो ये कितना हो गया, 4I. और V2 सिमिलरली इफ यू विल कैलकुलेट इट विल कम आउट टू बी 40I. तो स्टूडेंट्स V1 अपॉन V2 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे. V1 अपॉन V2 कितना हो गया, 4I अपॉन 40I. I and I will cancel out, it will come out to be 1/4. तो V1 V2 का रेशियो कितना आ रहा है, 1:4 आ रहा है. दिस इज द solution of this problem. Now next में क्या पूछ रहा है, if the bulb A fuses. अच्छा बल्ब ए अगर फ्यूज हो गया तो करंट इन द सर्किट रिमेन्स देन. तो इट इज ट्रू और फॉल्स, इट विल बी फॉल्स, बिकॉज क्या है, अगर बल्ब ए खत्म हो गया तो क्या हुआ. तो स्टूडेंट्स अगर बल्ब ए फ्यूज हो गया तो करंट इन द सर्किट रिमेन द सेम. तो इट इज फॉल्स, करंट जो है सेम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा और करंट जो इन द सर्किट विल बिकम 0. तो करंट इन द सर्किट विल बिकम, विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. हाउस होल्ड सर्किट से दिया है, द रिवर्स साइड ऑफ ए 3 पिन प्लग
with incorrect connection of wires is shown below. In the diagram, you have to identify the fault in the above connection. इस connection आपको fault identify करना है and mention a risk factor involved if user operates the appliance without correcting it. And in C part, they are asking, will the appliance function in the present situation? Yes or no. अब देखो यहाँ पे टॉप पिन जो है ये किसका होता है? अर्थ का होता है। ये जो है टॉप पिन अर्थ हुआ, ये न्यूट्रल हुआ, और ये वाला क्या हुआ? लाइव हुआ, लाइव। अब स्टूडेंट्स, रेड जो होता है, रेड जो किसके लिए होता है? लाइव के लिए होता है, तो ये फॉल्ट है। अब स्टूडेंट्स, न्यूट्रल के लिए ब्लू होता है, तो ये करेक्ट है, और अर्थ के लिए क्या होता है? ग्रीन होता है, तो ये भी फॉल्ट। इज दिस क्लियर? तो ये फॉल्ट जो है आपको आइडेंटिफाई करना था। अब बी में क्या पूछ रहा है? मेंशन अ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर, अब देखो बिगेस्ट रिस्क क्या है? बिगेस्ट रिस्क क्या होगा? क्या होगा? बिगेस्ट रिस्क होगा इलेक्ट्रिक शॉक। यहाँ पे बिगेस्ट रिस्क होगा इलेक्ट्रिक शॉक, बिकॉज ड्यू टू द लाइव करंट इन द अप्लायंस बॉडी। ये क्या है? ये वाला क्या था? यहाँ पे ये रेड वायर है, और रेड वायर हम किस में कनेक्ट करते हैं? लाइव, लाइव के कनेक्शन के लिए हम रेड वायर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? the biggest risk is electric shock due to live current in the appliance body along with fire hazard. तो ये जो है रिस्क फैक्टर आपको राइट करना था। अब नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? विल द अप्लायंस फंक्शन इन द प्रेजेंट सिचुएशन? तो इट विल बी नो, इट विल नॉट फंक्शन। सुना, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब थर्ड में क्या पूछ रहा है? थर्ड में दे आर आस्किंग, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स शोन बिलो कैलकुलेट द रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी व्हेन द स्विच एस इज ओपन। तो पहले जस्ट अगर स्विच एस ओपन है तो हम पहले क्या करेंगे? रेसिस्टेंस जो है हम कैलकुलेट करेंगे अक्रॉस ए बी। अब देखो स्विच एस ओपन है, तो ये 12 ओम और ये 12 ओम ये क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 12 ओम प्लस 6 ओम, इट विल कम आउट टू बी 18 ओम। और ये नीचे वाला 6 ओम प्लस 12 ओम, ये भी क्या हो जाएगा? 18 ओम आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो 18 ओम एंड 18 ओम ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो इनका इक्विवेलेंट हम फाइंड करेंगे। सो हियर इट विल बी 18 इंटू 18 अपॉन 18 प्लस 18, 18 प्लस 18। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 9 ओम के। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 9 ओम आएगा अगर एस ओपन है। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, अगर एस को हम क्लोज कर देते हैं, सपोज दैट यहाँ पे एस को हमने क्या किया? क्लोज कर दिया। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे 12 ओम और 6 ओम ये क्या हो गया? पैरेलल में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। R1 इंटू R2, 12 ओम इंटू 6 ओम अपॉन 12 ओम प्लस 6 ओम, ये कितना हुआ? 72 ओम हो गया। और ये कितना आ रहा? 12 प्लस 6 18 ओम, तो ये कितना आया? 4 ओम आया। तो इसका इक्विवेलेंट 4 ओम आ गया। अब सेकंड वाला भी 6 ओम 12 ओम ये भी पैरेलल में, और इनका भी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 ओम आएगा। इज दिस क्लियर? अब स्टूडेंट्स, अब ये जो 4 ओम और 4 ओम है ये क्या होंगे? ये जो है सीरीज में होंगे। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर डबल डैश कितना आएगा? 4 ओम प्लस 4 ओम, इट विल कम आउट टू बी 8 ओम। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 ओम विल बी द आंसर, बिकॉज देखो एस क्लोज किया, ये पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। इज दिस क्लियर? अब अक्रॉस ए बी हमें कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, इन दोनों रेसिस्टेंस के पैरेलल का जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होंगे? सीरीज में। इज दिस क्लियर? तो द करेक्ट आंसर विल बी 8 ओम। Now we'll proceed for the next question. This was 8, third part. 9. Now come to the problem number 9. अब नाइन्थ में क्या पूछ रहा है? फर्स्ट पार्ट, एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड 1100 watt
220 volt is operated for 5 hours. And in first part, A part, you have to calculate the minimum rating of the fuse required. तो आपको मिनिमम रेटिंग जो है कैलकुलेट करना है फ्यूज का. So students, we'll proceed for the solution. Question 9. First, power is equal to voltage into current. तो करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज. पावर कितना दिया हुआ है? 1100 वॉट दिया हुआ है. वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है. तो हियर इट विल कम आउट टू बी 5 एम्पियर. तो यहाँ पे 5 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर. अब सेकंड में क्या पूछ रहा है? एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर. तो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंज्यूम किसके इक्वल होता है? हियर वी विल राइट सेकंड पार्ट. एनर्जी कंज्यूम्ड, इट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. अब देखो पावर कितना दिया हुआ है? 1100 वॉट दिया हुआ है. और इनटू टाइम कितना दिया हुआ है? 5 आवर दिया हुआ है. अब स्टूडेंट्स, जो एनर्जी कंज्यूम यहाँ पे पावर हम पावर की यूनिट यहाँ पे किलो वॉट लेते हैं. ओके, एनर्जी कंज्यूम हम कैलकुलेट, हमें क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपके दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वॉट आवर. वॉट को हम क्या कन्वर्ट करेंगे? किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये जो 1 किलो वॉट होता है, 1 किलो वॉट, इट इज इक्वल टू 1000 वॉट. तो 1 वॉट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 वॉट विल बी इक्वल टू 1/1000 किलो. तो स्टूडेंट्स, यार एनर्जी कंज्यूम इट विल बी इक्वल टू 1100 अपॉन 1000 किलो वॉट इंटू 5 आवर. इट इज इक्वल टू 1.1 किलोवाट इंटू 5 आवर. ये किसके इक्वल हो गया? Here, if you will calculate, it will come out to be 5.5 किलोवाट आवर. ये जो है करेक्ट आंसर. अब सी पार्ट में व्हाट दे आर आस्किंग, you have to calculate the cost of energy consumed if the rate is 10 rupees per unit. अब ये जो यूनिट है, ये किलोवाट के भी इक्वल होता है, 10 रुपीज पर किलोवाट आवर. दिस क्लियर? तो स्टूडेंट्स, विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे क्या? सी पार्ट. कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी in kilowatt hour, in kilowatt hour into cost per kilowatt hour. So students, here we'll proceed for the solution. Next step. So here it will be cost of energy consumed, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर. ये कितना था? 5.5 किलोवाट आवर. और कॉस्ट पर किलोवाट आवर क्या है? 10 रुपीज पर किलोवाट आवर. तो यहाँ पे देखो, आपको यूनिट्स भी राइट करना है, क्योंकि इसका यूनिट क्या आना चाहिए? रुपीज. ये रुपीज में आंसर आना चाहिए. तो ये कितना आ जाएगा? 55. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. Now students, second problem is like this. When the magnet as shown in the diagram is moved towards the coil at a speed of 5 meter per second. मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. द गैल्वेनोमीटर shows a sudden deflection to the right.
किलोमीटर में सर्टेन डिफ्लेक्शन हो रहा है राइट की तरफ. नाउ हाउ विल द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज व्हेन द कॉइल आल्सो मूव्स विद a स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट. अगर ये कॉइल जो है मूव करेगा कुछ इस तरह in the direction of motion of the magnet. तो how will the direction and magnitude of deflection will change? अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट. अगर कॉइल को इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे मूव करें अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट, देन हाउ विल द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन विल चेंज. तो स्टूडेंट्स अब देखो फर्स्ट केस में अगर हम कॉइल को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट, तो क्या होगा यहाँ पे? देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन. Here there will be no deflection. बिकॉज ये क्या हो रहा है, कॉइल मैग्नेट से अवे मूव कर रहा है. अब देखो स्टूडेंट्स बी पार्ट में क्या होगा. व्हेन द कॉइल विल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो क्या होगा यहाँ पे? करंट इन द कॉइल विल इंक्रीज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट. तो यहाँ डिफ्लेक्शन जो है क्या होगा? इंक्रीज करेगा एंड इट विल बी टुवर्ड्स राइट. So this was the solution of this problem. So now next. Now come to the next problem. In the next problem, they are asking which element is used in the lining of the spectral aprons worn by workers in nuclear power plants. So the correct answer will be lead. Why is this element preferred? So students, ये इस एलिमेंट को क्यों हम प्रेफर्ड करते हैं? बिकॉज ये डेंस एंड हैवी होता है एंड इट इज एक्सलेंट एट एब्जॉर्बिंग हार्मफुल nuclear radiations. Harmful nuclear radiations, like gamma rays and x-rays and x-ray, and it protects worker from radiation exposure. Now in B part, they are asking 24 Na11 emits a nuclear radiation which does not alter the mass number but is deflected by a magnetic field. So in A part, you have to state name the type of nuclear radiation emitted by 2411 Na. So students, ये क्या होगा फर्स्ट में? इट विल बी बीटा रेडिएशन. बीटा रेडिएशन होगा बिकॉज बीटा रेडिएशन में क्या होता है? मास नंबर चेंज नहीं होता है बट इट इज डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. अब स्टूडेंट्स इसका इक्वेशन राइट करना था. इस रेडियो एक्टिव डीके का आपको क्या करना था? इक्वेशन राइट करना था. सो स्टूडेंट्स अब बीटा डीके में क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में. बीटा डीके में व्हाट हैपेंस इन बीटा डीके? बीटा डीके में न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन. न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है. इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मास नंबर भी चेंज नहीं होता है बिकॉज मास मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. अब अगर एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो मास नंबर चेंज नहीं कर रहा है. तो स्टूडेंट्स इसलिए ये बीटा डीके में मास नंबर चेंज नहीं करता. अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी लाइक दिस. एन ए 2411 neutron will convert into a proton. So here it will become 12, 24 and plus. और इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है बीटा डीके में. तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ टुडेज ऑल प्रॉब्लम. तो आई होप ये प्रॉब्लम सीरीज आपको पसंद आई. अगर पसंद आई देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. दैट्स ऑल. थैंक यू.